पर्स खोलते ही जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी सांसें मानो थम सी गईं। पर्स के अंदर जो चीज रखी थी वो सिर्फ मेरी ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार की किस्मत चुटकी में बदल सकती थी। उस चमड़े के पर्स को खोलने पर मुझे कोई चमकते हुए नोट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिले थे, बल्कि उसमें गर्मियों की उस तपती दोपहर में जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, शहर की व्यस्त सड़कों पर गाड़ियों का शोर और धूल का गुबार एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उस दमघोटू माहौल में भी मेरे भीतर एक अलग ही प्रकार की तपिश जल रही थी। बेरोजगारी, लाचारी और जिम्मेदारियों की तपिश। मेरा नाम देव है। एक अत्यंत साधारण, बल्कि यूं कहें कि बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं मैं। गरीबी क्या होती है, ये मुझे किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बचपन से ही मैंने इसे अपने घर के हर कोने में देखा और महसूस किया था। हमारे छोटे से 2 कमरों के मकान में तंगी हमेशा एक बिन बुलाए मेहमान की तरह डेरा डाले रहती थी। कुछ साल पहले तक स्थितियां फिर भी जैसे तैसे संभली हुई थी। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। हम भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन 2 वक्त की सूखी रोटी इज्जत के साथ नसीब हो जाती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बिखर गया। पिताजी को काम से लौटते वक्त अचानक पैरालिसिस का दौरा पड़ गया। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता, शरीर का पूरा दायां हिस्सा बेजान हो चुका था। उस एक हादसे ने हमारे हंसते खेलते परिवार को एक ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पिताजी पूरी तरह चारपाई पर लाचार हो गए। जो इंसान कभी पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठाता था, आज वो अपने एक एक काम के लिए दूसरों पर निर्भर था। उनकी ये लाचारी देखकर मेरा कलेजा कांप उठता था। माँ का अधिकतर समय पिताजी की देखभाल, उनकी दवाइयों और उनकी सेवा में ही बीत जाता। फिर भी जो थोड़ा बहुत समय बचता, उसमें माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सिलने का काम करती थी। सिलाई की उस पुरानी मशीन की आवाज रात रात भर हमारे कमरे में गूंजती रहती थी। माँ की उंगलियों में सुई के चुभने के निशान पड़ गए थे। आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक न होती थी। किसी तरह परिवार का गुजर बसर हो रहा था। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल इतना ही राशन होता कि सिर्फ मेरी 2 छोटी बहनों रिया और प्रिया को ही भरपेट खाना मिल पाता। मैं और माँ अक्सर पानी पीकर या आधी रोटी खाकर ही सो जाते। अपनी अनगिनत इच्छाओं का गला घोंटना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हम नए कपड़े, अच्छे जूते या किसी त्योहार पर मिठाई के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस भीषण तंगी और लाचारी के बावजूद हमारे घर में एक चीज हमेशा कायम रही, वो थी हमारी ईमानदारी और स्वाभिमान। मेरे पिताजी ने भले ही हमें दौलत विरासत में नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात हमारे जहन में पक्की कर दी थी। बेटा देव, भूखे पेट सो जाना मंजूर है, लेकिन किसी गैर की अमानत पर कभी बुरी नजर मत डालना। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के हलवे से हजारों गुना बेहतर होती है। माँ ने भी हमेशा इसी सीख पर अमल किया था और यही हमारी असली ताकत थी। जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सरकारी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। जब मेरे हाथ में डिग्री आई तो मुझे लगा कि शायद अब हमारे दुखों का अंत होने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि एक डिग्री के बल पर मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूंगा, माँ के हाथों की सिलाई मशीन छुड़वा सकूंगा और अपनी बहनों के सपनों को पंख दे सकूंगा। लेकिन व्यवहारिक दुनिया की हकीकत मेरी सोच से कोसों दूर थी। आज के इस दौर में केवल ग्रेजुएशन की डिग्री की कोई कीमत नहीं थी। जब भी मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता, वहां मुझसे टेक्निकल डिग्री, कंप्यूटर स्किल्स या कम से कम 2-3 साल के अनुभव की मांग की जाती। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और 1 साल पुरानी फाइल में संभाले गए मेरे मार्कशीट थे। मैं हर सुबह अपनी उस घिसी पिटी फाइल को बगल में दबाकर बड़ी उम्मीदों के साथ घर से निकलता। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों के चक्कर काटता, दफ्तरों के चक्कर लगाता और शाम को रिजेक्शन का एक नया सर्टिफिकेट लेकर घर लौट आता। रोज शाम को जब मैं घर लौटता तो मेरी उतरी हुई सूरत, बिखरे बाल और निराशा से लाल हुई आंखें देखकर माँ सब समझ जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी मुझे ताना नहीं मारा, कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। वे हमेशा मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेरती, मुझे पानी का गिलास थमाती और कहती,
धीरज रख देव, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। माँ का ये हौसला ही मुझे अगली सुबह फिर से खड़ा होने की ताकत देता था। लेकिन मेरी चिंता का कारण केवल मेरी नौकरी नहीं थी। मेरी दो छोटी बहनें रिया और प्रिया अब जवान हो रही थीं। जैसे तैसे उन्होंने भी गांव के पास के स्कूल से इंटरमीडिएट पास कर लिया था। वे पढ़ने में बहुत तेज थीं, लेकिन हमारे घर के हालात देखकर उन्होंने आगे पढ़ने की जिद छोड़ दी थी। वे भी माँ के साथ सिलाई के काम में हाथ बंटाती थीं। जब मैं उन्हें चुपचाप घर के काम करते देखता तो मेरा दिल बैठ जाता। हमारे समाज में दो जवान बेटियों का घर में बैठना और उनकी शादी की चिंता किसी भी भाई या बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ होती है। बिना पैसों के, बिना किसी जमा पूंजी के मैं अपनी बहनों का भविष्य कैसे संवारूंगा, उनकी शादी कैसे करूंगा? ये सवाल मुझे रात रात भर सोने नहीं देता था। एक दिन बारिश के बाद की एक नमी भरी सुबह थी। मुझे शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में अकाउंटेंट के पद के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया था। यद्यपि मेरी योग्यता उस पद के मानकों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरती थी, फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक देने का फैसला किया। मैंने अपनी इकलौती साफ सुथरी शर्ट पहनी, पिताजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, माँ का दिया जलाया हुआ माथा चूमा और अपने भाग्य को आजमाने के लिए निकल पड़ा। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं रोज रोज ऑटो से सफर कर सकूं, लेकिन आज इंटरव्यू का समय तय था और मैं देर नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी जेब में पड़े कुछ आखिरी सिक्कों को गिना और एक ऑटो में बैठ गया। ऑटो अपनी रफ्तार से चल रहा था। अभी ऑटो कुछ ही दूर गया होगा कि एक ट्रैफिक सिग्नल के पास उसने रुकने का इशारा किया। वहां सड़क के किनारे एक महंगी कार खड़ी थी, जिसका बोनट खुला हुआ था और उससे धुआं निकल रहा था। शायद कार में कोई बड़ी खराबी आ गई थी। कार के पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। वो महंगे सूट बूट में था, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा था और हाथ में एक कीमती घड़ी थी। उसके पहनावे और व्यक्तित्व से ही साफ झलक रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या अमीर इंसान है। लेकिन उस वक्त उस अमीर इंसान के चेहरे पर घबराहट, पसीना और चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए पहुंचना था और उसकी कार ने सही समय पर धोखा दे दिया था। उस व्यक्ति ने ऑटो को रुकने का इशारा किया। ऑटो चालक ने गाड़ी रोकी। वो व्यक्ति बिना एक पल गंवाए ऑटो में आकर बैठ गया। वो मेरे ठीक बगल में बैठा था। उसकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसने अपनी पैंट की जेब से एक महंगा रुमाल निकाला और बार बार अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। वो लगातार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। मेरी उससे कुछ भी पूछने या बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो इतना अमीर लग रहा था और मैं उसके सामने एक बेहद मामूली, लाचार और गरीब लड़का था। हमारी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर था। ऑटो आगे बढ़ा। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक बड़े कॉर्पोरेट टावर के सामने उस व्यक्ति ने ऑटो रुकवाया। वो बहुत जल्दी में था। उसने तुरंत अपनी शर्ट की फ्रंट पॉकेट से कुछ रुपए निकाले, बिना गिने ऑटो वाले की तरफ थमाए और तेजी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही उसने अपने बैग से फोन निकाला और किसी को तेज आवाज में निर्देश देते हुए सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। मैं चुपचाप बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके उतरने के कुछ ही मिनटों बाद जब ऑटो मेरे गंतव्य यानी उस कंपनी के दफ्तर के पास पहुंचा जहां मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने उतरने के लिए जैसे ही अपनी फाइल उठाई और अपनी सीट से हटने लगा तो मेरी नजर ऑटो की सीट के एक कोने पर पड़ी। वहां एक काले रंग का चमड़े का पर्स पड़ा हुआ था। वो पर्स उसी 45 वर्षीय व्यक्ति का था जो कुछ देर पहले ऑटो से उतरा था। मैंने एक पल के लिए रुककर आसपास देखा। ऑटो वाला अपने पैसे मांग रहा था। मैंने धीरे से वो पर्स उठाया, उसे अपनी जेब में छुपाया, ऑटो वाले को किराया दिया और नीचे उतर गया। सड़क किनारे खड़े होकर इंटरव्यू में जाने से ठीक पहले मेरी उत्सुकता और घबराहट बढ़ गई। मैंने चारों तरफ देखा कि कोई मुझे घूर तो नहीं रहा है। फिर मैंने धीरे से उस पर्स को खोला। पर्स खोलते ही जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी सांसें
मानो थम सी गईं। पर्स के अंदर जो चीज रखी थी वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार की किस्मत चुटकियों में बदल सकती थी। उस चमड़े के पर्स को खोलने पर मुझे कोई चमकते हुए नोट या क्रेडिट कार्ड नहीं मिले थे, बल्कि उसमें सफेद और हल्के नीले रंग के 4 चेक करीने से मोड़कर रखे गए थे। जब मैंने कांपते हाथों से उन चेकों को सीधा करके देखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उन 4 चेकों में से प्रत्येक चेक पर पूरे 50-50 लाख रुपए की राशि अंकित थी। कुल मिलाकर पूरे 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए, ये एक ऐसा आंकड़ा था जो मेरे जैसे गरीब इंसान के सपने और कल्पना से भी परे था। मेरे पूरे खानदान ने कभी एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। इतने पैसों से मेरे पिताजी का सबसे बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो सकता था। मेरी माँ की जिंदगी भर की सिलाई की मजबूरी खत्म हो सकती थी। मेरी दोनों बहनों की शादियां किसी अच्छे घरों में बड़ी धूमधाम से हो सकती थी और हमारे सिर पर अपनी खुद की एक पक्की छत हो सकती थी। उस एक पल के लिए मेरा दिमाग घूम गया। मेरे मन में एक खौफनाक और ललचाने वाला ख्याल कौंधा कि क्या ये ईश्वर का भेजा हुआ कोई वरदान है? क्या हमारी बरसों की गरीबी और आंसुओं का जवाब देने के लिए किस्मत ने ये रास्ता चुना है? लेकिन अगले ही पल मेरे पिताजी का वो लाचार चेहरा और माँ की वो सीख मेरी आंखों के सामने तैर गई। बेटा देव, बेईमानी की कमाई से आई खुशी कभी फलती नहीं है। जिस दिन ईमान बेच दोगे उस दिन खुद की नजरों से गिर जाओगे। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पर्स को बंद कर दिया और अपनी जेब में रख लिया। वो पैसा मेरा नहीं था, किसी और की मेहनत, किसी और की अमानत थी। भले ही हम भूखे सो जाते थे, लेकिन किसी का हक मारना हमारी परवरिश में शामिल नहीं था। मैंने तय किया कि मुझे ये पर्स उस अमीर व्यक्ति को लौटाना ही होगा। लेकिन उससे पहले मेरा इंटरव्यू था, जो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनी हुई थी। मैंने एक लंबी सांस ली, अपने चेहरे को साफ किया और भारी कदमों से उस बहुमंजिला इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बेहद भव्य और डरावना था। कांच के बड़े बड़े दरवाजे, वातानुकूलित कमरे और महंगे कपड़ों में सजे धजे उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं धड़कते दिल के साथ इंटरव्यू रूम में गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नियति ने मेरे लिए वही पुरानी पटकथा लिख रखी थी। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारियों ने मेरी फाइल को बेमन से पलटा और मेरी साधारण बीए की डिग्री देखकर उनके चेहरों पर उपेक्षा के भाव आ गए। मिस्टर देव, आपकी एजुकेशन इस पोस्ट के स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत कम है। हमें इस जॉब के लिए एक एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकल बैकग्राउंड वाला बंदा चाहिए। आई एम सॉरी। अधिकारियों के ये शब्द मेरे कानों में लोहे की गर्म सलाखों की तरह चुभे। बिना कोई बहस किए मैं चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बार बार किस्मत के इस थप्पड़ को सहते सहते मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं सड़क पर आ गया और फुटपाथ के किनारे बैठकर रोने लगा। मेरे दिमाग में अनगिनत भयानक ख्याल आ रहे थे। आज शाम जब मैं खाली हाथ घर लौटूंगा तो अपनी बीमार माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? पिताजी की दवाइयों के पैसे कहाँ से लाऊंगा? बहनों की शादी के रिश्तों का क्या होगा? मैं जिंदगी की इस जंग में हार मान चुका था। मुझे लग रहा था कि मुझ जैसा नाकाम इंसान इस दुनिया में किसी काम का नहीं है। तभी मेरा ध्यान जेब में रखे उस भारी से पर्स पर गया। मैंने हिम्मत बटोरी, खड़े होकर अपने आंसू पोंछे और पर्स को बाहर निकाला। मैंने पर्स को फिर से टटोला ताकि उसके मालिक तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सके। लेकिन पर्स में ना तो कोई विजिटिंग कार्ड था, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही कोई आईडी प्रूफ। केवल वे 4 चेक थे और 2,000 रुपए। जब मैंने चेकों को ध्यान से देखा तो मेरी चिंता और बढ़ गई। वे चेक अकाउंट पे ही नहीं थे, यानी वे बियरर चेक थे। इसका मतलब था कि कोई भी इंसान उन चेकों को बैंक ले जाकर सीधे 2 करोड़ रुपए कैश करवा सकता था। ये किसी बड़ी डील या कंपनी के पे ऑफ का पैसा लग रहा था। पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं संबंधित बैंक में जाकर पता करूं, लेकिन फिर मुझे डर लगने लगा। अगर बैंक वालों ने मुझे ही चोर समझ लिया तो, या फिर अगर किसी चालाक कर्मचारी ने पर्स का मालिक बनकर मुझसे वे चेक हथिया लिए तो। मुझे बहुत सावधानी से काम लेना था। तभी मुझे याद आया कि वो व्यक्ति ऑटो से किस जगह उतरा था। वो शहर के सबसे पॉश इलाके इंपीरियल टावर के सामने उतरा था। मैंने बिना एक पल गंवाए पैदल ही इंपीरियल टावर की तरफ चलना शुरू कर दिया।
भरी दोपहर में तपती सड़क पर नंगे पैर चलने जैसा एहसास हो रहा था। लेकिन मेरे सिर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, उस अमानत को उसके असली मालिक तक पहुंचाना। लगभग 2 घंटे तक भटकने और उस विशाल इमारत के आसपास पूछताछ करने के बाद मुझे इमारत के सिक्योरिटी गार्ड से एक सुराग मिला। उसने बताया कि चौथी मंजिल पर स्थित मेहरा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर विक्रम मेहरा आज सुबह बहुत परेशान हाल में ऑटो से आए थे। मेरी जान में जान आई। मैंने लिफ्ट ली और चौथी मंजिल पर स्थित उनके भव्य ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे मेरे फटे पुराने हुलिये की वजह से पहले तो अंदर जाने से रोका, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं मिस्टर मेहरा की एक बेहद जरूरी और खोई हुई चीज लौटाने आया हूं, तो उसने झिझकते हुए अंदर मैसेज भेजा। कुछ ही देर में मुझे मिस्टर विक्रम मेहरा के केबिन में ले जाया गया। सामने वही 45 वर्षीय व्यक्ति बैठा था जो सुबह ऑटो में मेरे साथ था। उनके चेहरे पर अभी भी चिंता और तनाव के बादल छाए हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे हैरान रह गए। तुम तुम तो सुबह उसी ऑटो में थे ना? यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। मैंने बिना कुछ बोले अपनी जेब से वो काला पर्स निकाला और सम्मान पूर्वक उनकी कांच की मेज पर रख दिया। जैसे ही विक्रम जी की नजर उस पर्स पर पड़ी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झपट कर पर्स उठाया, उसे खोला और अंदर रखे चारों चेकों को देखा। उनके चेहरे का सारा तनाव पल भर में गायब हो गया और उनकी जगह असीम हैरानी और राहत ने ले ली। ये तुम्हें कहाँ मिला? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। सर, सुबह जब आप ऑटो से उतरे थे तो ये पर्स सीट के कोने में गिर गया था। मैं आपके पीछे ही उतरा, लेकिन आप फोन पर बात करते हुए आगे निकल गए थे। मैंने बेहद सादगी से उत्तर दिया। विक्रम जी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें पता है इसमें क्या है? इसमें 2 करोड़ रुपए के बियरर चेक हैं। अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती। आज मेरी एक बहुत बड़ी लैंड डील की आखिरी तारीख थी और ये पेमेंट बहुत जरूरी था। तुमने मुझे तबाह होने से बचा लिया। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा। मेरी फटी हुई चप्पलें, पसीने से भीगी शर्ट और हाथों में थमी हुई वो पुरानी फाइल सब कुछ बयां कर रही थी। तुमने इसे लौटाया क्यों? इन चेकों से तुम रातों रात अमीर बन सकते थे। तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। विक्रम जी ने बहुत गहराई से मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने शांत स्वर में कहा, सर, गरीबी मेरी लाचारी हो सकती है, लेकिन मेरी ईमानदारी मेरी पहचान है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि बेईमानी का धन इंसान को कभी सुखी नहीं रख सकता। ये आपका पैसा था, मेरा नहीं। विक्रम जी मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने बड़े आदर से मुझे सामने रखी आरामदायक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरे लिए पानी का गिलास मंगवाया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने बेहद आत्मीयता से पूछा। देव, देव शर्मा सर, मैंने जवाब दिया। और तुम इस फाइल में क्या लिए घूम रहे हो? मैंने मायूसी से मुस्कुराते हुए कहा, सर, मेरी डिग्रियां हैं। आज भी एक इंटरव्यू देने गया था, लेकिन हर बार की तरह रिजेक्ट हो गया। मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए कोई नौकरी नहीं देता। विक्रम जी ने मेरी फाइल मांगी। उन्होंने मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को बहुत ध्यान से देखा। फिर उन्होंने फाइल बंद की और टेबल पर रख दी। वे कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। देव, दुनिया में डिग्रियां और स्किल्स तो लाखों लोगों के पास होती हैं, लेकिन जो चीज तुम्हारे पास है, ईमानदारी और चरित्र, वो किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। मुझे अपनी कंपनी के लॉजिस्टिक्स और एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं। क्या तुम कल से मेहरा इंडस्ट्रीज में बतौर असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे? विक्रम जी के मुंह से असिस्टेंट मैनेजर शब्द सुनते ही मेरे कान सन्न रह गए। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो नौकरी जिसके लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिसे पाने के लिए मैं अपमान और रिजेक्शन के न जाने कितने घूंट पी चुका था, वो नौकरी आज बिना किसी सिफारिश और बिना किसी तकनीकी डिग्री के सीधे मेरी झोली में आकर गिर गई थी। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू लाचारी के नहीं बल्कि असीम खुशी और कृतज्ञता के थे। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने कांपते हुए हाथों को जोड़कर कहा, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन पास हूँ। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा?
विक्रम जी अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आए और उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में मेरे लिए एक पिता जैसा स्नेह था। वे मुस्कुराकर बोले, देव, काम करना और तकनीक सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंपनी तुम्हें पूरी ट्रेनिंग देगी, लेकिन नियत और ईमानदारी सिखाई नहीं जाती, वो इंसान के संस्कारों में होती है। तुमने आज जो परीक्षा पास की है, उसकी कोई डिग्री दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। मुझे अपनी कंपनी में होशियार लोगों से ज्यादा वफादार और सच्चे लोगों की जरूरत है। उन्होंने तुरंत अपने पीए को अंदर बुलाया और निर्देश दिया कि मेरे लिए ज्वाइनिंग लेटर तैयार किया जाए। इतना ही नहीं, जब विक्रम जी को मेरे परिवार के हालातों, पिता की बीमारी और बहनों की पढ़ाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुझे तुरंत 1 लाख रुपए का एडवांस चेक काटकर थमा दिया और कहा, देव, ये तुम्हारी पहली सैलरी का हिस्सा नहीं, बल्कि कंपनी की तरफ से तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए एक छोटी सी मदद है। आज ही शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से उनका अपॉइंटमेंट लो। जब तक तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हो जाते, उनके इलाज का पूरा खर्च मेरी कंपनी उठाएगी। मैं विक्रम जी के पैरों में झुक गया। उन्होंने मुझे तुरंत उठाकर गले से लगा लिया। उस दिन जब मैं मेहरा इंडस्ट्रीज के उस विशाल टावर से बाहर निकला, तो बाहर की धूप मुझे अब चुभ नहीं रही थी। आसमान का रंग वही था, सड़क की धूल वही थी, लेकिन मेरी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं लगभग भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ा। जब मैं गली के मोड़ पर पहुंचा, तो देखा कि माँ हमेशा की तरह सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी और पिताजी चारपाई पर लेटे हुए टकटकी लगाए छत को निहार रहे थे। रिया और प्रिया रसोई में शाम की सूखी रोटियां बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने घर में कदम रखा और सीधे जाकर माँ के चरणों में सिर रख दिया। माँ घबरा गई। उन्होंने सिलाई रोकी और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए चिंता से पूछा, क्या हुआ देव? आज फिर किसी ने मना कर दिया? तू रो क्यों रहा है बेटा? मैंने जेब से वो 1 लाख रुपए का चेक निकाले बिना सीधे अपनी ज्वाइनिंग लेटर की कॉपी माँ की गोद में रख दी और रोते हुए कहा, माँ, आज तेरी सिलाई मशीन का काम खत्म हो गया। आज से तेरा बेटा कमाएगा। मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है माँ। माँ ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। हालांकि माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस कागज पर छपे मेहरा इंडस्ट्रीज की मुहर और मेरे नौकरी के पद को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रसोई से भागती हुई रिया और प्रिया भी आ गईं। मैंने पिताजी के पास जाकर उनके हाथ को अपने माथे से लगाया और बताया कि अब उनके इलाज के लिए पैसे आ गए हैं। पिताजी के बेजान चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक आ गई और उनकी आंखें भर आईं। जब मैंने उन्हें ऑटो वाली पूरी घटना, उस 2 करोड़ के चेकों वाले पर्स और मिस्टर विक्रम मेहरा की दरिया दिली की कहानी सुनाई, तो माँ ने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। माँ बोली, देखा देव, मैंने कहा था ना कि ईमानदारी का फल कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आज तू उस पर्स को देखकर डगमगा जाता, तो शायद हमें कुछ समय के लिए पैसे तो मिल जाते, लेकिन ईश्वर की ये कृपा और ये इज्जत कभी न मिलती। अगले ही दिन मेरी नई जिंदगी का आगाज हुआ। मैंने पूरे मन, लगन और निष्ठा के साथ मेहरा इंडस्ट्रीज में अपना काम शुरू किया। कंपनी के अधिकारियों ने मुझे काम की हर बारीकी सिखाई। मैं रोज 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत करता। जो काम दूसरों के लिए महज एक नौकरी था, वो मेरे लिए मेरी सांस बन चुका था। विक्रम जी अक्सर मेरे काम की समीक्षा करते और मेरी लगन देखकर बहुत खुश होते। उधर शहर के जाने माने डॉक्टरों की देखरेख में मेरे पिताजी का इलाज शुरू हो गया। सही दवाइयों और फिजियोथेरेपी के असर से कुछ ही महीनों में पिताजी के शरीर में हरकत आने लगी। वो लाचार चारपाई जिसने बरसों से हमारे घर में मातम फैला रखा था, अब उम्मीदों के रंगों से भरने लगी थी। पिताजी अब सहारा लेकर धीरे धीरे चलने लगे थे। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। मेरी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत 2 सालों के भीतर ही कंपनी में मेरा 2 बार प्रमोशन हुआ। मेरी तनख्वाह बढ़ चुकी थी। हमने वो पुराना छोटा सा घर छोड़कर शहर के एक अच्छे इलाके में एक सुंदर सा पक्का मकान किराए पर ले लिया, जिसे बाद में मैंने अपनी बचत से खरीद लिया। मैंने अपनी दोनों बहनों रिया और प्रिया का दाखिला शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में करवाया। जो लड़कियां कभी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर सिलाई में माँ का हाथ बटाती थीं, आज वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होने की दिशा में आगे बढ़ रही थीं। कुछ ही समय बाद मैंने अपनी बहनों के लिए 2 बहुत ही अच्छे संस्कारी
घरानों में शादियां तय की और पूरे धूमधाम से किसी भी कमी के बिना उनका विवाह संपन्न कराया। जिस इंसान के पास कभी इंटरव्यू में जाने के लिए ऑटो के पैसे नहीं होते थे, आज उसके पास अपनी खुद की गाड़ी, एक सुंदर सा घर और समाज में एक बेहद इज्जतदार मुकाम था। आज भी जब मैं अपने उस आलीशान दफ्तर की खिड़की से बाहर शहर की सड़कों को देखता हूँ, तो मुझे वही तपती दोपहर, वही ऑटो का सफर और वो काला पर्स याद आ जाता है। मेरी जिंदगी ने जो पलटा खाया था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उस चमत्कार की नींव केवल एक ही चीज पर टिकी थी, मेरी परवरिश और मेरी ईमानदारी। गरीबी इंसान का इम्तिहान ले सकती है, लेकिन अगर इंसान अपने उसूलों और नियत को साफ रखे, तो ईश्वर खुद उसके लिए सफलता के रास्ते खोल देता है। ईमानदारी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, जो जीवन के हर मोड़ पर उसकी ढाल बनकर साथ निभाती है। दोस्तों, अगर आप देव की जगह उस ऑटो में होते और आपको 2 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड चेक मिलते, तो उस परिस्थिति में आपका पहला कदम क्या होता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।